Okay. So, hello everyone. Welcome to my channel Pallavi Pathshala. I am Pallavi Ram and ये जो आपके सामने आज बैठे हैं ये 100% टाइल पेपर 2 एजुकेशन में इनका है. So बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि मैम प्लीज पेपर 2% टाइल जिनको 100% टाइल आया है उनका एक सेशन रखिए. तो आज वो सेशन आपके सामने है. आज मैं आपके मन में जो भी डाउट्स आप लोग जो मुझसे पूछते हो मैं वो डाउट्स सारे इनसे पूछूंगी और इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे कि कैसे इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ निकाला है और किस तरीके से ये अपनी एमएड और जो अपनी स्टडी है यानी पीजी की जो स्टडी है साथ साथ करते हुए इन्होंने निकाला है. यानी ये भी एक्सक्यूज नहीं ये दे रहे हैं कि मेरी खुद की स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई की या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला. यानी इन्होंने वहां भी टाइम निकाला है. तो आप वो भी इनके बारे में सब जानना स्टार्ट करेंगे. सो मोहन जी पहले आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करो. आप कहाँ से पढ़ रहे हो? थैंक यू पल्लवी मैम. मेरा नाम मोहन है. मैं झारखंड से हूँ और झारखंड के एक छोटा सा गांव है छोटा लाखा. वहाँ चांडिल आसपास का एक छोटा सा शहर है जहाँ हमारे वहाँ से जमशेदपुर सबसे नज़दीक का बड़ा शहर है. तो मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ. मैंने सारी पढ़ाई अपनी वहीं से की है. उसके बाद एमएड मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अभी कर रहा हूँ. फिलहाल मैं 4th सेमेस्टर में हूँ और अभी मैं बनारस में हूँ हॉस्टल्स में. बाकी वहीं से पेयरिंग के दौरान ही मैंने ये भरा था जब फॉर्म्स आए थे और मेरा जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एजुकेशन में क्लियर किया है. That's nice. So आप अभी बीएचयू से एमएड कर रहे हो राइट? हाँ यस मैम. ओके फैकल्टी तो ऑफ आपका ये एजुकेशन. 4th सेमेस्टर चल रहा है ना? हाँ 4th सेमेस्टर. ओके फाइन. तो आपने अभी तो पीएचडी के लिए अप्लाई भी किया होगा? मैंने अप्लाई फिलहाल नहीं किया है क्योंकि उस पे अप्लाई करते समय मार्क्स फाइनल सेमेस्टर के मतलब टोटल मांगे जा रहे थे इसीलिए मैंने नहीं किया. ओके कोई नहीं. सो मोहन जी आप मुझे बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया? आपके मन में कैसे आया कि आपको नेट करना है जेआरएफ करना है? किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? अपनी जर्नी बताओ. जब मैं बीएड कर रहा था उसी दौरान जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कोई ऐसा असाइनमेंट है वो आपको जब दिया जाता है तो आपको क्लासेस में वो प्रेजेंट करना होता है. तो उस दौरान मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मेरे प्रोफेसर से मिला और उन्होंने कहा कि आप आगे जाके एमएड करना. उस समय नहीं पता था कि एमएड क्या होता है. फिर सर थे हमारे शिव सर, उनसे बात करके पता चला कि जो बीएड कॉलेजेस में या फिर जो टीचर एजुकेटर्स होते हैं उनकी जो डिग्री होती है एलिजिबिलिटी उसके लिए एमएड करना पड़ता है. फिर बाद में उसमें आपको नेट करना पड़ता है, पीएचडी करना पड़ता है, तभी आप बीएड कॉलेजेस में या टीचर एजुकेटर्स बनते हैं. तो उस समय मुझे लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ. फिर मैंने बीएड कंप्लीट किया. उसके बाद मैं कोशिश कर रहा था कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया है वहीं पे एडमिशन लूँ. फिर पता चला कि जो एमएड की फीस है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लगभग 2 लाख के अराउंड. फिर मुझे पता चला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिससे कि आप क्वालीफाई अगर करते हैं फिर बहुत कम खर्चे में आप एडमिट कर लेते हैं. तो उसी समय बीएचयू का फॉर्म निकला हुआ था. मैंने फॉर्म डाला, फिर एग्ज़ाम दिया. होपफुली एंट्रेंस में मेरा हो गया मेन फैकल्टी में. देन वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. फिर जब एडमिशन लिया मैंने उसी समय में मुझे ये लगा था कि आगे कुछ करना है इसी पे क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा आता है जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो. तो मैंने सोचा कि आगे कुछ करना है इस पे. फिर पता चला कि मैंने एक्चुअली मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो उस पे मैंने इससे पहले नेट एग्जाम दिया था और मेरा नेट है उस पे पॉलिटिकल साइंस में. तो आइडिया मुझे था लेकिन पॉलिटिकल साइंस में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से जेआरएफ मेरा उस पे नहीं है. तो उस मुझे ये आइडिया था कि ऐसे होता है. फिर ये विजन मैंने क्लियर कर लिया एडमिशन लेते साथ ही कि मुझे जेआरएफ करना है एट एनी कॉस्ट कैसे भी करके. और चूंकि बीएचयू से पढ़ना एक ड्रीम जैसा था तो हाईली मोटिवेटेड था कि कुछ करना है जेआरएफ. तो क्लासेस हुई. बैड लक था हमारे लिए कि क्लासेस उस समय कोविड था तो 3 सेमेस्टर तक हमारे क्लासेस जो थे वो सिर्फ ऑनलाइन चले. अभी 4th सेमेस्टर खुला है तो मैं आया हूँ हॉस्टल. लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी जितने सारे प्रोफेसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया. हर एक क्लासेस अच्छे से चली और जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी हुई. स्पेशली रिसर्च वाले पेपर्स में, साइकोलॉजी में, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, सोशियोलॉजी पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा. फिर मैंने पढ़ा और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो सजेस्ट करते थे, सजेस्टेड रीडिंग्स देते थे उसके लिए. फिर आपने कुछ दिन पहले एक जो लिंक दिया था गूगल ड्राइव का जिसपे बहुत सारे बुक्स हैं ड्राइव पे. तो वो एक हमारे सर हैं आलोक सर, उन्होंने वो दिया था. वो मुझे मिला था. फिर उसमें से कुछ मैंने पढ़ा.
फिर बाकी उसी बीच मैं जब सर्च करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि करना है तो फॉलो करना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने पहले से जेआरएफ कर लिया है। तो उसी बीच मैंने पिछले बार के जो जेआरएफ थे उसमें से आपका भी एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे, जिसमें आपने बताया अपनी स्ट्रैटेजी और कैसे 72% आपने स्कोर किया, वो सब बता रही थी आप। तो मैंने वहाँ से देखा, मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है, किया जा सकता है। टफ है बट कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से धीरे-धीरे करके अपने सबसे पहले मैंने सिलेबस निकाला उसका अच्छी तरह से। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो एक सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रख लें, वो बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें तो मैंने वहाँ सिलेबस से ही एनालिसिस करना है। अगर हाँ, हमने सिलेबस सिलेबस एनालिसिस एनालिसिस कर सबसे लिया तो 30% मेरा ऐसा हो जाता है कि हम हुँ, मतलब अपने गोल के पास हैं। वरना ऐसा होता है कि हाँ, हमें यही नहीं पता चलता है कि सिलेबस में क्या आ रहा है और कुछ भी जहाँ जो पढ़ रहे हैं सब पढ़ने लगते हैं। पहले सिलेबस देखो हाँ, हाँ, पढ़ना सीखना है। कभी-कभी ज़्यादा पढ़ना भी हानिकारक हो जाता है। हाँ, इतना हानिकारक हो जाता है। अननेसेसरी पढ़ लेते हैं इसलिए हमें सिलेबस के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। हुँ, तो मैंने सिलेबस देखा उसमें, फिर उसपे देखा कि लगभग 9-10 क्वेश्चन का एवरेज हो रहा है। 100 क्वेश्चन्स है तो 10 क्वेश्चन्स आपके आएँगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन्स है, तो उसको देखा, फिर ये पता चला कि कुछ-कुछ यूनिट्स हैं जो कॉमन है, जैसे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो हमने बीएड में पढ़ रखा है पहले से, ऊपर से साइकोलॉजी भी आती है उसमें। फिर रिसर्च वाला हम लोग एमएड में पढ़ते ही हैं। और भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो भी कुछ-कुछ उसके हैं जो मिक्स हैं पॉलिसीज़ प्लानिंग्स में। तो ऐसे करके मैंने किया, फिर मैंने देखा कि मुझे स्कोर कितना करना पड़ेगा जेआरएफ के लिए। तो फिर पता चला कि पिछली बार की जो कट ऑफ थे 68.67 था। तो मैं देखा कि पिछले बार से जो हो रहा है, हर साल 2 साल करके कट ऑफ जो है वो बढ़ता है ऑलमोस्ट। तो मैंने ये टारगेट रखा कि ऑलमोस्ट 70% अगर मैं स्कोर करता हूँ तो जेआरएफ मेरा हो जाएगा। बिल्कुल। और चूँकि मेरा ओबीसी है, फिर भी मैंने ये जनरल वाला ही कट ऑफ रखा कि 70 लाना है। अगर किसी कारण से 1 आध परसेंट चूक हो जाती है, फिर भी जेआरएफ हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर का एक पेपर उठाया, क्योंकि मुझे ये डाउट था कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ रिविज़न करना या प्रैक्टिस करना कहाँ से शुरू करूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक प्रीवियस ईयर का 2019 का जून का ही पेपर मैंने अटेम्प्ट किया। उसमें से मुझे पता चला कि कौन-कौन सी यूनिट है जिस पे मैं ठीक-ठाक हूँ और कौन-सी यूनिट है जिस पे मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वैसे करके मुझे पता चला। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करने के लिए मैंने टेक्स्ट बुक लिया और ग्रेड अप लिया, वहाँ से मैं मॉक टेस्ट देता था। हुँ। उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर की कराते हैं प्रैक्टिस, वैसे मैंने किया। उसी दौरान मुझे आपका चैनल मिला, पल्लवी पाठशाला। फिर उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स अपने कुछ कराए थे। फिर स्पेशली सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे मिला आपकी जो रिवीजन सीरीज़ चली थी उसमें। चूँकि मैं ढूँढ रहा था ऐसा यूनिट। आप जब पढ़ने लगते हैं ना, आप ढूँढते हैं कि कौन ऐसा एजुकेटर है जो आपको बहुत 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक पढ़ाए बिना थके हुए सेम रिदम में। बिल्कुल। ऐसे में स्पेशली आप जब शुरू करते हैं तो आप चाहते हैं 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियोज़। लेकिन आप जब एक बार प्रिपरेशन में लग जाते हैं तो आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको अच्छी तरीके से अच्छी सारी चीज़ें तरीके से बताए, पूरा 1 घंटा, समझ 1.5 घंटा तक बताता चले। तो वैसे मुझे मिला, फिर मैंने वहाँ से रिवीज़न करना शुरू किया। फिर जैसे ही मैं रिवीज़न करता था, फिर से मैं मॉक सीरीज़ देता था। तो ऐसे करके हुआ, फिर एक एक लेवल बनता गया धीरे-धीरे करके, प्रैक्टिसेज़ में होते गए। लेकिन हाँ, जैसे अभी नेट के पेपर में अभी पेपर 2 में जैसे मेरे अभी 100% आए तो मेरे 81 क्वेश्चन करेक्ट है। कभी भी प्रैक्टिस करने के दौरान मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि 81 क्वेश्चन करेक्ट हुआ हो। तो जितने भी बिल्कुल भी लर्नर्स हैं मेरा भी नहीं होता था और कभी मतलब मेरी अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो मैं भी 100 क्वेश्चन में मेरे 65, 70 हाँ, इतने ही टच 65, होते थे। 68, 70 हाँ, यहीं अटक जाता था। बिल्कुल। और तो मैं ये चीज़ हमेशा कहती हूँ, अगर हमारा मॉक टेस्ट में अभी हुँ, 45 या 50 सही हो रहे हैं फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल, तो मेन एग्ज़ाम में वो 10 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा ही हाँ, बढ़ेगा, बढ़ता है। 2 बढ़े, 5 बढ़े, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये हमेशा होता है। अगर हम अभी कम हुँ, कर रहे हैं, यानी कि मेरे एग्ज़ाम में भी वो उससे थोड़ा ही बढ़ेगा। अगर मेरा अभी 10 सही हुँ, हो रहा है 50 में, तो एग्ज़ाम में 12-13 ही सही होगा। तो हाँ, ये बढ़ता बिल्कुल है। सही चीज़ है कि मेरा हमेशा एग्ज़ाम से पहले कम आता है, उसमें डिमोटिवेटेड कभी हुँ, नहीं होना चाहिए कि भई हाँ, कम आ रहा है, बिल्कुल नहीं होना। मिस्टेक्स अगर आप करते हैं तो आप घर पे सीखते करें, हैं। एग्ज़ाम हॉल के बाहर करें। आप जब वहाँ पे जाएँगे, प्रैक्टिस का ही इफ़ेक्ट है कि आप जब वहाँ पे जाएँगे, आपको अननोन क्वेश्चन्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा कि आप उसमें से जो 4 ऑप्शंस हैं, आप गलत ऑप्शन को वहाँ से एलिमिनेट कर पाएँगे। एलिमिनेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल, प्रैक्टिस करने का इफ़ेक्ट है। तो बिल्कुल। वहाँ से आप करेक्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाएँगे। इस तरह से मैं करता था, फिर जो कांसेप्चुअल क्लैरिटी में लाने की कोशिश करता था, चूँकि कांसेप्ट्स बहुत सारे हैं एजुकेशन में, तो इसीलिए आपकी कांसेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है।
बिल्कुल। और उसके बाद प्रैक्टिस और साथ में कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें और कंटिन्यूटी रखें। ऐसा नहीं कि एक लंबा गैप हो गया कहीं पे, तो वो नहीं होना चाहिए। और साथ में ये सब करते-करते और आप खुद को मोटिवेट रखें, कभी डीमोटिवेट ना हों और नेगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहें। ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि नहीं होता यार नेट, इतने सारे लोग हैं, बस 1% का जेआरएफ होता है। लेकिन नहीं, आप कर लेंगे अगर आप खुद पे बिलीफ रखें और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और प्रैक्टिस अपनी जारी रखें तो हो जाएगा। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में एक आध क्वेश्चन से मिस कर जाएँ, लेकिन हार्ड वर्क आपका पे बैक ज़रूर करता है और वो करेगा। तो इस तरह बिल्कुल। से रिज़ल्ट मैंने लाया, जेआरएफ हुआ, अच्छा लगा कि जो मैंने मेहनत किया था उसका मुझे रिज़ल्ट मिला है और बाकी सभी अगर मेहनत करेंगे सच में तो मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, यू हैव टू बी अ फुल टाइम स्टूडेंट। पार्ट टाइम स्टूडेंट होने से काम नहीं चलेगा। फुल टाइम स्टूडेंट जैसे फुल टाइम जॉब होता है उसी तरह से फुल टाइम स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा। अगर कोई यूनिट आपने, जैसे हर एक यूनिट 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ए, बी, सी, डी, तो अगर आपने ए स्टार्ट किया है तो जब तक आप ए को पूरा खत्म ना कर लेते, तब तक किसी और चीज़ में ध्यान ना दें। उसको खत्म करिए पूरा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे एक सेक्शन आपने खत्म किया, उसके साथ सेक्शनल टेस्ट्स कहीं पे मिलते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट बट कराते नहीं, हैं। हमारे पास लाइक मैंने जो किया था, मैंने तो अरिहंत की बुक से पीछे एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लिया एंड मेरी पूरी एमसीक्यू आपने एमसीक्यू कराया। में 1000 मैं आंसर नहीं देखूंगी, कंसेप्ट ही तो चेक करना है हाँ, मुझे, ऑप्शन हाँ। से मेरा कंसेप्ट चेक होना है, बट दैट इज मोर देन एनफ। अगर मुझे कहीं और नहीं हुँ। भटकना, 4 जगह नहीं देखना, मेरे पास कम टाइम है, तो कोई बात नहीं। आई हाँ। थिंक कि अरिहंत भी इस चीज के लिए बेस्ट बुक है। मैं ये नहीं कह रही कि उसके सारे आंसर सही हैं, बिल्कुल गलत है, मत हाँ, देखो ना उसमें आंसर, गलतियाँ अगर कम हैं, कंसेप्ट क्लियर गलतियाँ है तो नहीं हैं। मेरे, हाँ बिल्कुल हुँ, कंसेप्ट क्लियर है तो हम आराम से उस चीज को टच कर सकते हैं। ओके मोहन, हाँ, मैं तो वो लास्ट में बस प्रैक्टिस से एक होगा। और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी यस मैम। कि लाइक लर्नर्स का होता है कि मैम नोट्स क्या, पीडीएफ 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 सबसे ज्यादा करते हैं। आप मुझे बताओ, क्या आपने भी हुँ, बहुत सारे पीडीएफ जमा करके पढ़े थे? लाइक मैंने तो नहीं पढ़ा था, मैंने, मेरे पास अभी भी कोई हाँ, पीडीएफ नहीं है। मैं खुद हुँ, की कॉपी में हुँ, ही कंटिन्यू क्लास से नोट्स बना हाँ, लेती थी या फिर बुक्स में कुछ अंडरलाइन कर ले, लेकिन पीडीएफ से आज तक नहीं पढ़ा। तो आप बताओ आपने कैसे हाँ। किया? पीडीएफ ठीक है, वो एक हेल्पिंग हैंड है, आपके पास होने ज़रूरी है। मान लीजिए कभी आपको कुछ नहीं मिला तो आपने वो पलट नहीं के देख लिया, मतलब, तो लाइक कुछ भी। मैं, मेरे क्वेश्चन का मतलब है कि हुँ, क्या पीडीएफ ही हमें एज अ नोट रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं वो है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ पीडीएफ ही नहीं कर सकते क्योंकि पीडीएफ कैन नॉट टॉक टू यू, पीडीएफ आपसे बात नहीं कर सकते। है। वो बिल्कुल। बस है, ठीक है। आपको उसके लिए ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि आप इंटरैक्ट कर सकें, जो आपको एक ब्लैंक स्क्रीन पे कुछ-कुछ चीज़ें 2-4 वर्ड्स लिख के समझाए धीरे-धीरे कि ये कन कुछ लिखा और वो रिफ्लेक्ट करे, आपके दिमाग में रिफ्लेक्शन आए। जैसे वहाँ पे किसी ने लिखा लर्निंग, तो लर्निंग को लेके आपके दिमाग में रिफ्लेक्शन आए, कुछ चीज़ें आएँ, वो थॉट प्रोवोकिंग हो। ऐसा नहीं कि लर्निंग है उसके बाद सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो ऐसे नहीं हो सकता है। कंसेप्ट मैप होना बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग में बनना, तो वो पीडीएफ से नहीं हो सकता है। मैंने भी इस तरह से किया कि जैसे मैंने आपकी वीडियोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए ले लूँ, जैसे मैं आपकी वीडियोज़ देख रहा हूँ, तो मैं एक कॉपी लेके बैठा, उसपे कुछ-कुछ जो कीवर्ड्स हैं, सारे मत लिखो, बस कीवर्ड्स भी लिख लो, चलेगा उससे। कीवर्ड्स लिखा और एक जगह नहीं, एक कॉपी में नहीं, 2-3 कॉपियों में लिखा, वही सेम चीज़ें, जितनी बार देख रहा हूँ, अलग-अलग जगह पर लिखा, तो एक टाइम के बाद आपको सारी चीज़ें आपको रिकॉल होने लगती हैं धीरे-धीरे बिल्कुल। और एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने लगती है उससे। बिल्कुल। और फिर जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो आपको नहीं समझ आते हैं बार-बार, तो आप उन्हें कहीं ऐसे जगह पे चिपका दें जहाँ पे आपकी नज़र हर बार जाती है। जैसे आपके रूम में कहीं स्टिकी नोट्स, वॉल नोट्स है तो वहाँ पे चिपका दें और बार-बार लिखें, 4 बार, 5 बार तो आराम से हो जाता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। पीडीएफ जो है सबसे आप बड़ी बचे। बात है, जो चीज़ नहीं आता है, उसको हम तभी कर सकते हैं ना, जब हम अपने आप को, लाइक आपने बोला एक फुल टाइम स्टूडेंट, एकदम, अगर हम हुँ, एज़ अ फुल टाइम स्टूडेंट जो रोज़ पढ़ता है, लाइक अगर हम फुल टाइम है तो हमें रोज़ कॉलेज जाना है, तो ये सोच के हुँ, अगर हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ेंगे, तो एग्ज़ाम आते-आते हाँ, हम बहुत पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत सारा होते हैं, कर अच्छा सकते हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तब 2 घंटा पढ़ लेंगे, तब हम नहीं। लगातार दिन-रात पढ़ लेंगे, तो वो एक प्रॉपर रिजल्ट लेके नहीं आता। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि नेट एग्ज़ाम ऐसा है कि आप तुक्के से नेट नहीं निकाल सकते। नहीं होता। आप सोचेंगे कि बस तुक्के से कर ले, नहीं हो पाएगा और हर साल वो थोड़ा अपडेट कर रहे हैं, पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो आपको खुद को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप कांसेप्ट अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन्स आएँगे, तो प्रीवियस ईयर सीधे उठा लें क्वेश्चन्स, उसके जो कांसेप्ट पूछे जाते हैं वो ले लें, उसके ऑप्शंस जैसे आपने एक्सप्लेनेशन के दौरान बहुत अच्छे से ये बताया कि एक क्वेश्चन में 4 कांसेप्ट होते हैं, चारों एग्ज़ाम्पल, तो यस। उसको लेके हम कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रैक्टिस करें बार-बार जो भी पढ़ रहे हैं उसको और कभी छोड़े नहीं, जैसे फुल टाइम स्टूडेंट करता है, बार-बार हर चीज़ें करनी है उनको, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो वैसे करके हो सकती हैं चीज़ें।
ओके, थैंक यू सो मच मोहन। लास्ट में मैं ऐसे चाहूंगी कि आप लोगों को कुछ 3 ऐसी बातें बताओ जिनसे उनको फील हो कि हाँ वो ये 3 चीज तो बिल्कुल फॉलो करें। हम्म, 3 चीजें मैं एक समरी लेके आता हूँ। सबसे पहले जो लर्नर होता है उसको क्या-क्या करना है, अपने के खुद के अंदर उसको रखना है सेल्फ मोटिवेशन। You should be highly motivated, self confidence and self belief, then dedication। ये 3 चीजें उसको अपने टारगेट तक ले जाएंगी। उसके बाद ड्यूरिंग प्रैक्टिस उसे करना होगा सेल्फ क्लैरिटी उसे लानी होगी अपने कंसेप्ट्स में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, देन कंटिन्यूटी उसको रखनी होगी प्रैक्टिसेस में। उसके बाद जब वो जाता है, कोई लर्नर है, मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ, एक फ्री लर्नर, वो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकता है। तो ऐसा कोई एजुकेटर चाहिए जो उसको गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, कोई ऐसा जो खुद भी सीख रहा हो, सीख रही हो और दूसरों को सिखा रहा हो। ऐसा एजुकेटर उसे ढूंढना है, और जो क्वेश्चन पूछने की फ्रीडम दे। ऐसा नहीं कि पीडीएफ निकाला, पीडीएफ में जो है वही पढ़ा दिया और बस चले गए, ऐसा नहीं। उसके आउट ऑफ द बॉक्स भी अगर कोई पूछता है तो उसे वो वेलकम करे, वो एजुकेटर, कि हाँ इसने ये पूछा, उसको वो समझा सके। इस तरह की चीजें। और उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो पहले सिलेबस को एनालिसिस करें, फिर कट ऑफ एनालिसिस करें। उसके बाद जैसे मैंने किया था कि एक कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के उसके क्वेश्चन बना ले, आपको सारी यूनिट की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आपको किस पे मेहनत करनी है और किस पे आप पहले से स्ट्रांग हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाते चलें। So thank you so much मोहन, once again जुड़ने के लिए यहाँ पर। अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि आप आगे भी पीएचडी जब करोगे तो भी हम आपके साथ एक सेशन करेंगे कि आपने कैसे एडमिशन लिया है एंड ऑल। सो चलो आप अपनी पढ़ाई, लाइक अभी तो 4th सेमेस्टर में है, तो आपका ये एक सबसे अच्छा स्टेज है कि जब हम कंटिन्यू में पकड़ लेते हैं तो मेरी पढ़ाई जेआरएफ के बाद भी नहीं छूटती है, वरना जब खत्म होने के बाद हो जाता है तो छूट जाता है। अच्छा ठीक है, अभी तो जेआरएफ निकला है, फिर कर लेंगे कुछ, और वो छूटने की वजह से पूरा ही छूट जाता है, फिर आगे पीएचडी में भी प्रॉब्लम हो जाती है एंड ऑल। तो चलो ऑल द बेस्ट आपको भी। थैंक यू थैंक वंस यू सो अगेन मच मैम। जुड़ने के लिए। मैं आपको आपसे थैंक्स बात बोलना हुई चाहूंगा। आपको। और जो काम आप कर रही हैं करते रहें। बहुत सारे लर्नर्स आपसे जुड़े हुए हैं, स्पेशली मैं देखता हूँ जो वुमेन्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं। सच में बीइंग अ फीमेल ये एक अलग ही जर्नी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं उनके उनके पास। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जो काम कर रही हैं, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे बहुत सारे मोहन आए जो आपकी हेल्प बिल्कुल, से जेआरएफ करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब मुझे खुद में एक हैप्पीनेस आता, आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मैं शाम को मतलब 7:30 के अराउंड, 7 सवा 7 के अराउंड में घर पहुंची हूँ, एंड तुरंत तुरंत क्लासेस लिया है। अभी तो मैंने अभी मतलब अब जाऊंगी खाने बनाने के, फिर 10 बजे भी क्लास है, तो मुझे भी अच्छा एक हैप्पीनेस मिलता है कि मैं किसी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे किसी से ब्लेसिंग्स मिलती है कि मैम आपकी वजह से मेरा ये हुआ, तो वो मुझे एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है, और उसका वो हाँ, जो कहते कुछ हैं भी ना हम वो करते नशा हैं उसमें चढ़ना, किसी का मुझे भी इस चीज का उसमें किसी का बिल्कुल अगर होता है कि मुझे 5 पहुंचाना है। 5 या 10% भी अगर कोई आपको क्रेडिट दे रहा है तो वो खुद में बहुत बड़ी बात है बिल्कुल कि आप उसके जर्नी में भी एक हिस्सा रह चुके हैं। तो मैं बस लास्ट में यही कहूंगा कि बी ए फुल टाइम स्टूडेंट एंड फॉल इन लव विथ योर प्रिपरेशन। So, thank you for joining. Thanks again. थैंक यू। Bye bye. बाय।